फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो 4 स्टेजेज में फॉर्म की जाती है। पहला स्टेज है प्रमोशन, दूसरा स्टेज है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, नेक्स्ट वन इज़ लास्ट इज़ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है प्रमोशन। Promotion stage include all the step right from the conception of idea to starting the business till it formed. Promotion involve the discovery of the business idea, its investigation and assembling the necessary resource to set up the business. प्रमोशन स्टेज वहाँ से शुरू होता है जहाँ से किसी भी प्रमोटर के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, एक आइडिया आता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? तो जो बेसिक प्रमोशन होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है जहाँ से बिजनेस का आइडिएशन होता है। कोई आइडिया लगाता है या कोई क्या करता है, ये एज्यूम करता है कि हमें ये बिज़नेस खोलना चाहिए। वहाँ से प्रमोशन का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है एंड ख़त्म कब होता है? जब तक कि पूरी कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती। इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन। प्रमोशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से कोई क्या करने लग जाता है, किसी भी जो बिज़नेस है उसका आइडिया या उसका आइडिएशन कर लेता है कि हमें बिज़नेस खोलना चाहिए, और जब तक कि वो बनता नहीं यानी फॉर्म नहीं हो जाता उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेशन, प्रमोशन कहते हैं। इज़ इट क्लियर? देखो प्रमोशन में क्या आता है, जैसे ये बोल रहा है कि प्रमोशन इन्वॉल्व डिस्कवरिंग ऑफ बिजनेस आइडिया। किसी भी बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए जो भी नेसेसरी जो रिसोर्सेस है उनको असेंबल करना, ये सारी प्रमोशन प्रोसेस में आती है। इज इट क्लियर? और जो पर्सन इस प्रमोशन को क्या करता है, इस प्रमोशन फंक्शन को जो परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, याद रखना प्रमोशन जो स्टेज होता है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग यानी आइडिएशन से स्टार्ट होता है। जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती तब तक प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और जो पर्सन इस प्रमोशन फंक्शन को परफॉर्म करता है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। ये याद रखना। ठीक है, प्रमोटर वो होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सो स्टेप ऑफ प्रमोशन स्टेजेस आर, देखो प्रमोशन स्टेजेस में या प्रमोशन एक्टिविटी में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है इसमें या पहला जो स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। The promotion stage begin with the discovery of an idea to set up a business. Promotion stage वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर किसी के दिमाग में क्या आता है? बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है। It can be idea to set up a new business और extend the existing business। अब वो आइडिया क्या हो सकता है? किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने का भी आइडिया हो सकता है। Promoter identify the profitability of the idea by analyzing the opportunity available in that area। तब उसके बाद जो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर क्या करता है, जितनी भी प्रॉफिटेबल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जो आइडिया की जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सोचा है या प्रमोटर ने जो कॉन्सेप्ट सोचा है या जो आइडिया सोचा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया जाता है और अपॉर्चुनिटी देखी जाती है कि उस एरिया में उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मैं कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसकी उस जगह में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ में जाता हूँ, मुंबई की बात करता हूँ, ठीक है, मुंबई में हमेशा जो वेदर होता है वो सेम होता है। इज इट क्लियर? अगर वहाँ मैं विंटर के क्लोथ का अगर मैं इंडस्ट्री खोलना चाह रहा हूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ वेदर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करनी पड़ती है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसे फाइंड करना पड़ता है कि उस एरिया में या उस लोकेशन में उस बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी
फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये चेक करते हैं जो हमने आइडिया डिस्कवर किया है क्या उसे प्रैक्टिकली रूप में हम उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई आइडिया क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्शलाइज कर लेते हैं, या कोई आइडिया सोच लेते हैं, मगर उसका प्रैक्टिकल रूप में या प्रैक्टिकल शेप लेना पॉसिबल नहीं होता, तो बिजनेस नहीं खुल सकता है। इज इट क्लियर? तो हमें एक फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आइडिया को लेके, जो आइडिया हमने डिस्कवर किया है उसको लेके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले एनालाइज किया जाता है। उसके बाद द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग द डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव द प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। उसके बाद जो प्रमोटर होता है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो हमने आइडिया सोचा है उसको हम प्रैक्टिकली रूप में या प्रैक्टिकली शेप दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टू कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वो क्या करता है, सारी इन्वेस्टिगेशन करता है किससे रिलेटेड, बिजनेस का कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, पहले एनालाइज करता है। इज इट क्लियर? इस इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करने क्या करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए जो प्रमोटर होता है वो बहुत सारे स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को क्या करता है, हायर करता है। और स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और प्रमोटर को क्या करते हैं, एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रमोटर होता है वो डिसीजन ले पाता है कि हमारे बिजनेस का साइज कितना होगा, लोकेशन कितना होगा, लोकेशन कहाँ होगा और हमें कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल लगानी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, इंजीनियर होगा, ये क्या होता है, स्पेशलिस्ट पर्सन और एक्सपर्ट होते हैं जो प्रमोटर को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं या आइडिया देते हैं कि जो उसने आइडिया या कॉन्सेप्ट सोचा है उसे प्रैक्टिकली रूप में क्या करना, शेप देना पॉसिबल है या नहीं है। इज इट क्लियर? इसमें 3 चेक तरह की क्या की जाती है, फिजिबिलिटी चेक किया जाता है। एक तो होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। Sometimes the idea is good, but technically it may not be possible to implement the idea. It may be due to the non-availability of raw material input or technology. The project is considered as technically unfeasible unless the technology or the acquired or the other required input can be imported or अवेलेबल इन आवर कंट्री। देखो कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई आइडिया हम क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं और आइडिया अच्छा होता है मगर उसको टेक्निकली रूप से इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किसी भी कारण हो सकता है, या तो हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें अच्छे इनपुट नहीं मिल रहे, या फिर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट टेक्निकली अनफिजिबल कहलाया जाता है जब तक कि उसे अच्छी टेक्नोलॉजी ना मिले या फिर उसे रिक्वायर्ड इनपुट ना मिले, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट टेक्निकली अनफिजिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये चीज़ें हम प्रोवाइड ना करा सके बिजनेस को, चाहे हम उसे इंपोर्ट करवाएं, चाहे हमारी कंट्री में वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उस बिजनेस को प्रैक्टिकली शेप नहीं दे सकते। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इफ द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज दैट दीज कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन्स देन इट इज सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस को आइडिएशन कर लेते हैं, ठीक है, मगर जो बिजनेस का जो फंड होता है और जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल या फंड रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो जो अवेलेबल मीन्स हमारे पास है उनसे हम अरेंज नहीं करा सकते। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर कर दिया, 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट का आइडिएशन रख दिया है और मैं उस 100 करोड़ को अवेलेबल ही नहीं करा सकता, यानी जो फंड रिक्वायर्ड है, यानी जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, अगर मैं उसको अपने मीन्स से अगर उसे अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियली अनफिजिबल कहेंगे। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? सो ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए हम फाइनेंस एक्वायर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इज इट क्लियर? तो ये भी चीज़ उसमें चेक करनी पड़ती है कि फाइनेंशियली ये पॉसिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया है, मैंने 100 करोड़ का कोई बिजनेस आइडिएशन रख दी है मगर मेरे पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है या फिर मैं उतने रिसोर्स अरेंज ही नहीं करा सकता
तो उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियली अनफिजिबल कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, मगर हमें बिजनेस को अबंडन करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है बिकॉज वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। कई बार हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया होता है, बहुत अच्छा बिजनेस होता है, मगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उस कारण भी हमें क्या करना पड़ता है, उस बिजनेस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ता है। जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन द विद द आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल। तो मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं जनरली क्या, हमेशा जो बिजनेसमैन होते हैं वो उन प्रोजेक्ट या उन आइडिया को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल हो। इज इट क्लियर? कभी कभी मैंने बता दिया हमारा आइडिया बहुत अच्छा होता है मगर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो उस कारण भी वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये सारी फिजिबिलिटी जो क्या है, चेक है या फिजिबिलिटी स्टडी है, वो हमें करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें नेम अप्रूवल। देखो कोई भी दो कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? यानी सेम नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम। It is necessary for every company to get the name approved from the register so that it does not match with the any other company's name। देखो क्या होता है कि कोई भी दो कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी सेम नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो रजिस्ट्रार होता है, जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक रजिस्ट्रार होता है, तो वो उस रजिस्ट्रार से अपने नेम को क्या करे, अप्रूव कराए। ठीक है, तो हर एक कंपनी को ये नेसेसरी होता है कि अपने नेम को क्या कराए, अपने रजिस्ट्रार जहाँ वो जिस लोकेशन में है वहाँ के रजिस्ट्रार से अपने नेम को क्या करे, अप्रूव कराए, ताकि वो किसी अदर कंपनी के नेम से ना मिल पाए। जनरली कंपनी गिव्स द नेम ऑर्डर टू द प्रायोरिटी ऑफ द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो जो कंपनी का नेम जो रखा जाता है वो किसकी प्रायोरिटी पे रखा जाता है, रजिस्ट्रार की प्रायोरिटी में। अगर आप अपना नाम रखना चाह रहे हो और वो किसी अदर कंपनीज के आइडेंटिकल है तो रजिस्ट्रार उसको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार की जो अप्रूवल है वो करानी ज़रूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें फिक्सिंग अप द सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो इसे हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये क्या होता है, ये कंपनी का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जा सकता है ये, क्योंकि इसमें सारी कंपनी के जो क्राइटेरियन होता है सब लिखा होता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, हर चीज़ इसमें क्या होती है, एक तरीके का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसका, कंपनी का। इज इट क्लियर? तो फिक्सिंग अप द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद नेम अप्रूव के बाद हमें उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों के सो इसमें क्या होता है, उन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन लोग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसमें कौन साइन करेगा। इज इट क्लियर? और जो पहले साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो ही क्या हो जाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। ठीक है, तो प्रमोटर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पीपल यानी कौन लोग क्या करेंगे, जो मेमोरेंडम है उसमें साइन करेंगे। और यूजुअली जो सिग्नेटरी, जो पहले सिग्नेटरी होते हैं मेमोरेंडम, बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर, वही क्या होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं। प्रमोटर ऑल्सो टेक दियर रिटन कॉन्सेप्ट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड आस्क दैम टू बाई अ क्वालिफिकेशन शेयर। देखो कोई भी प्रमोटर क्या कोई भी अगर डायरेक्टर है तो उसे कंसेंट देना पड़ता है, उसे ये लिख के देना पड़ता है कि मैं इस कंपनी का क्या हूँ, एज अ डायरेक्टर क्या कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? और प्रमोटर उन्हें क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर को क्या करने के लिए, बाय करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं। देखो किसी को भी अगर डायरेक्टर बनना है तो उसे कुछ क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ते हैं, कुछ अमाउंट होती है शेयर्स की जो उन्हें क्या करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, तब जाके ही वो डायरेक्टर बन सकते हैं। तो प्रमोटर उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं कि क्वालिफिकेशन शेयर को बाय कीजिए, उसके बाद उन्हें क्या करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने के लिए क्या करते हैं, पूछते हैं या उन्हें बताते हैं कि आप क्या हो। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम में साइन करेंगे। और
ये मैंने बता दिया है कि जो मेमोरेंडम में साइन करते हैं वही क्या होते हैं, डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है। और प्रमोटर उन्हें क्या करता है, उनसे एक रिटन कॉन्सेंट लेता है कि हम हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्ट कर रहे हैं। और जो प्रमोटर होता है वो उन्हें ये बताता है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन शेयर लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होते हैं जो हर एक डायरेक्टर को क्या करनी पड़ती है, लेने पड़ती है। अगर उससे कम उसके शेयर है तो वो डायरेक्टर के लिए क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। उसके बाद क्या होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर अंडरराइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी एंड सॉलिसिटर एक्ट एज अ अपॉइंटेड एक्टर, सॉरी ये गलत लिखा है, Solicitor are appointed to deal with the legal matter of the company. Banker are appointed to have a smooth financial dealing. देखो उसके बाद क्या किया जाता है, प्रमोटर जो होता है बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, बहुत सारे प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है। ब्रोकर अपॉइंट किए जाते हैं। ब्रोकर किस लिए होते हैं, ब्रोकर का मतलब होता है जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है। ब्रोकर का जो काम होता है और अंडरराइटर का जो काम होता है वो क्या होता है, जो भी शेयर है उनको इशू करवाना। इज इट क्लियर? अरे समझ में, कंपनी के शेयर को जो ब्रोकर और जो अंडरराइटर होते हैं वो क्या करते हैं, इशू करवाते हैं। इज इट क्लियर? सॉलिसिटर क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं लीगल मैटर को चेक करने के लिए। और बैंकर अपॉइंट किए जाते हैं कि बिजनेस की जो डीलिंग है उसको स्मूथ चलाने के लिए, बिकॉज बिजनेस डीलिंग में पैसे की ज़रूरत होती है। और जो बैंकर होते हैं वो क्या करते हैं, उस डीलिंग को क्या करते हैं, स्मूथ चलाने में क्या करते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग को चलाने में क्या करते हैं, स्मूथली फंक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। देखो किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? तो प्रमोटर क्या करता है, बहुत सारे स्टेप लेता है लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल जो हमारे क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए। द प्रमोटर टेक अप द स्टेप टू प्रिपेयर द सम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जब भी क्या होता है किसी भी बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है उसके लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और प्रमोटर क्या करता है, उन डॉक्यूमेंट को क्या करता है, अरेंज करवाता है या प्रिपेयर करता है। द कॉमन डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर आर नंबर ऑफ मेमोरेंडम, गलत टाइप हो गया है वो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉस्पेक्टस होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो प्रमोटर होता है उसको क्या करनी पड़ती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं हो सकती। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट या बहुत सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं और वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रमोटर उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है इसमें इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन रिफर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का जो बेसिकली मतलब क्या होता है, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना। कौन से एक्ट के थ्रू? कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू। इज इट क्लियर? तो जो इनकॉर्पोरेशन के जो स्टेप है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन 4 स्टेप में होता है, ठीक है। तो 4 स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपनी का। तो पहला इसमें फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट हमें फिल करने पड़ते हैं। पहला इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने बता दिया है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। इसमें सारे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस इज अ बायलॉ ऑफ मैनेजमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट के बायलॉज लिखे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, कितनी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होने वाली है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है ये आपको बाद में पता लगेगा जब हम आगे उसे एक्सपेंडली, यानी आगे उसको कंपनी को आगे पढ़ेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन एंड डेट, ठीक है। जितने भी डायरेक्टर हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और उनकी उम्र हमें भी उसकी लिस्ट भी देनी पड़ती है। अ रिटन कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर एक्ट एज अ डायरेक्टर, एक उनसे क्या लिखना पड़ता है, जो भी डायरेक्टर है उनसे एक लिखित फॉर्म में लेना पड़ता है कि क्या है,
जो हमारे डायरेक्टर हैं, ठीक है, या डायरेक्टर से लिखित रूप में लेना पड़ता है कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होता है उसका एड्रेस भी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है या ऑफिस है वो कहाँ होगा, ठीक है। स्टेटरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्टेटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटी रिलेटेड टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज डूली कंप्लीटेड, ठीक है। एक उसके बाद एक डिक्लेरेशन दी जाती है, ठीक है। आपको पता होगा, आप कोई भी फॉर्म भरते हो उसके नीचे एक डिक्लेरेशन दी होती है, या आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो उसमें क्या होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का क्या होता है, आपसे डिक्लेरेशन मांगता है जिसे आपको एक्सेप्ट करके सबमिट करना पड़ता है। उस डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है वो कंप्लीट है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है, और अगर उसमें कोई भी त्रुटि या उसमें कोई भी क्या होता है कुछ गलत चीज़ें होती है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं उनके साथ साथ क्या करनी पड़ती है, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस क्या करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के अंदर में सबमिट करनी पड़ती है, डिपॉजिट करनी पड़ती है, और अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। इज इट क्लियर? अलॉन्ग विद द फाइलिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट द प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हैव टू बी डिपॉजिटेड। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ क्या करनी पड़ती है, प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी भी आपको क्या करनी पड़ती है, रजिस्टर के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। और जो रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। अगर आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कम है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी भी कम होगी, और अगर आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल अगर ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फी भी ज़्यादा होगी। लास्ट वन इज नेक्स्ट वन इज इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट फाइल हो जाते हैं, फीस सबमिट हो जाती है, उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है वो वेरीफाई करता है जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन्हें क्या करता है, वेरीफाई और चेक करता है, और ये भी देखता है कि आपने जो फ़ी डिपॉजिट की है उसकी रिसिप्ट आपके पास है कि नहीं है, वो भी आप उसको दिखाओगे। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, ये मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो रजिस्ट्रार होता है वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं या और जितने भी फ़ी आपने भरी है उसकी फ़ी रिसिप्ट वो चेक करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है, आगे प्रोसेस बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी द रजिस्टर इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अरे समझ में, जब क्या हो जाता है, नेम एंटर हो जाता है कंपनी का और सारी फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशन, फ़ी, सबमिशन, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट सब पूरे हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार के द्वारा क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी प्रमोटर को मिलता है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी है जो लीगली फॉर्म हो चुकी है। इज इट क्लियर? तो उसी दिन से, जिस दिन क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसी दिन से क्या होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर्ड की जा सकती है या की जाने लगती है। इज इट क्लियर? तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस।